हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज ऑन द बॉडी। दैट इज, अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसमें जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उन फोर्सेस के द्वारा जो वर्क हो रहा है बॉडी पे, ठीक है, तो जो वो वर्क होगा वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो वही इस थ्योरम में बताया गया है कि जो फोर्सेस हमारे वर्क करेंगे वो इक्वल होगा जितना हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। ठीक, सो लेट्स से कोई भी हमारी बॉडी है, ठीक, इसमें डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यदि जो ये फोर्सेस हैं, ये हमने जो 4 फोर्सेस मांगे हैं किसी भी बॉडी पे, ये जितने फोर्सेस हैं अगर इनके द्वारा बॉडी डिस्प्लेस करती है, इनके द्वारा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जो टोटल वर्क होगा इन चारों फोर्सेस के कारण बॉडी पे, तो वर्क को हम फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं? डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, और ये डेल क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल रिप्रेजेंट करता है पाथ फंक्शन। दैट इज जो हम वर्क होता है जो हमारा, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है उसमें फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो जैसे हमने एक बॉडी यहाँ पे ये मानी, इसमें 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो ये चारों फोर्सेस के द्वारा अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, लेट अस से अगर बॉडी कुछ डिस्प्लेस हो गई, ऐसे कुछ बॉडी अगर कुछ डिस्प्लेस हो गई, डी आर अगर बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट आ गया डी आर, सो इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क फोर्सेस ने किया इस बॉडी पे, वो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। ठीक है, सो वही चीज़ लिखी है। सो डेल डब्ल्यू है जो फोर्सेस हमारे वर्क कर रहे हैं, और ये होगा एफ डॉट डी आर, और ये फोर्स की जगह पे जितने भी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस को हम लेंगे। और दिस थ्योरम इज वैलिड इन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो इनर्शियल फ्रेम्स में भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों फ्रेम में वैलिड होती है। ठीक, सो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम में क्या अंतर है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, अगर हम किसी भी बॉडी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के मोशन को हम देख रहे हैं और अगर हम रेस्ट पे हैं, डेट इज़ अगर हमारा ये, अगर हम किसी भी फ्रेम एस में हैं, ठीक, और हम रेस्ट पे हैं, डेट इज़ ये जो फ्रेम है हमारा वो रेस्ट में है, और हम यहाँ से किसी भी बॉडी के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा होगा इनर्शियल फ्रेम। ठीक, और ऐसा फ्रेम जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, ठीक, और हमारा कोई दूसरा फ्रेम जो है वो एच डैश है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, या तो हमारा फ्रेम रेस्ट में हो या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, और इस फ्रेम से हम किसी भी बॉडी के मोशन को एनालाइज करें। अब इन दोनों फ्रेम से हम एक एम मास की बॉडी है उसको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, तो इस फ्रेम में भी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगी। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होगी। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? अब देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है कोई भी एक्सिलरेटेड फ्रेम। डेट इज़ ये हम रेस्ट में हैं, अगर हमारा कोई भी फ्रेम हम मान लें एच डबल डैश मान लें, ठीक, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन ए हो, डेट इज़, और हम इस फ्रेम में बैठे हों और इसी बॉडी के मोशन को एनालाइज करना हो, तो इस कंडीशन में हम खुद एक ऐसे फ्रेम में हैं जो फ्रेम एक्सीलरेटेड है। ठीक है, तो इस फ्रेम में भी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होती है, बट जो हम फोर्सेस को यहाँ पे लेंगे वो हम क्या करेंगे, अब हमें
स्यूडो फोर्स भी लेना होगा। क्यों? क्योंकि नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होते हैं, क्या होते हैं, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं उसमें जो क्या होता है, हमारे न्यूटन्स लॉ जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। ठीक, केवल इनर्शियल फ्रेम में ही न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। ठीक, बट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्या करें, स्यूडो फोर्स को काउंट करें, तो स्यूडो फोर्स के कारण क्या होता है, हमारा न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो उसमें हमें सारे फोर्सेस का वर्क देखना होगा, डेट इज रियल फोर्सेस और प्लस स्यूडो फोर्सेस और फिक्टिशियस फोर्सेस, जिसे हम फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक, ठीक है, चलो अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो डेल डब्ल्यू है वो हमारा इक्वल है एफ डॉट डी आर के। ठीक, अब न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक, ये लिखा। सो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी डॉट डी आर, एंड हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक, सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी एंड डी आर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो, डी आर इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, दिस इज वी इंटू डी टी। सो दिस डी टी cancel out and del w is equal to dp into v. Okay, so p is momentum, p is equal to m into v, which is the momentum of the particle. ठीक, so dp क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dp रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एम वी। ठीक, अब क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें हम मास को कांस्टेंट लेते हैं। सो जो ये हमारा m है इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हम कांस्टेंट लेते हैं। सो m इंटू डी वी, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू m डी वी डॉट वी। ठीक, अब देखो इसके बाद अब हम सिंपल वन डायमेंशनल केस लेते हैं। सो वन डायमेंशनल केस में क्या होगा कि अगर कोई भी हमारा मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, और क्या है कि जो ये dv रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब वन डायमेंशन केस लेंगे तो वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाएगी, और जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब इनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा तो ए डॉट बी को हम क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी को हम पढ़ते हैं ए बी कॉस थीटा, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। तो इसको सिंपल हम ए इंटू बी लिख सकते हैं। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम टी वी और वी। सो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज डब्ल्यू, एम इज कॉन्स्टेंट, सो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और दिस इज वी डी वी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, दिस इज वी स्क्वायर बाई टू, दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन।
वी इंटू डी वी, तो हम जानते ही हैं, ठीक। और अब क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो इसकी वेलोसिटी थी u और फाइनल इसकी जो स्पीड है वो हो गई v। सो हमारा वर्क कितना आ गया, सो हमारा जो वर्क आ गया, यहाँ से देखो वर्क जो हमारा आ गया वो आ गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो w इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो w इज इक्वल टू दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, and W is equal to this is change in kinetic energy. So this is our work energy theorem, ठीक। और हमने अभी ये तो पढ़ ही लिया कि ये इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। सो एनर्जी कंजर्वेशन। सो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि दिस, ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन देखो आप, ये इक्वेशन देखो, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल डब्ल्यू इक्वल टू एम वी इंटू डी वी, ठीक। अब एक चीज़ बताओ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी की इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो हम इस काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिख सकते हैं हाफ एम वी डॉट वी। क्यों, क्योंकि अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, वो हमारा स्केलर ही होगा, ठीक है। सो इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब देखो, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें कि इसमें हम चेंज देखें, इसमें चेंज कितने का हुआ। तो चेंज निकालने के लिए क्या करें, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। सो डी के इक्वल टू कितना होगा, देखो हाफ एम, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इसमें कितना चेंज आया। सो डी इज वी डॉट वी। तो सिंपल आप एक फॉर्मूला लिख लो, डी ऑफ u इंटू वी का, पहले u को बाहर निकालो, d पे चेंज देख लो, फिर v को बाहर निकालो, u पे चेंज देख लो, ठीक। अब क्या करें, हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दें, तो फिर क्या होगा, अब देखो डी के इक्वल टू 1/2 m डी वी डॉट वी। सो डी के इक्वल टू 1/2 m वी डॉट डी वी। अब इसको बाहर करो, v डॉट डी वी, ठीक है। सो डी के इक्वल टू 1/2 m टू v डॉट डी वी एंड दिस इज कैंसिल आउट। तो डी के इक्वल टू एम वी डॉट डी वी। सो ये आ गया हमारा डी के। अब देखो डेल डब्ल्यू इक्वल टू हमने पढ़ रखा है एम वी डॉट टी वी, ठीक। सो डेल डब्ल्यू इक्वल टू एम वी डॉट डी वी। सो डेल डब्ल्यू इक्वल टू एम वी डॉट डी वी क्या आ गया हमारे यहाँ से, डी के आ गया,
डी के आ गया। ठीक, अब देखो, अब हमारा कोई भी हमारी बॉडी है, ठीक, इसमें जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हों, मान लो इसमें डिफरेंट टाइप्स के फोर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो उन सारे फोर्सेस को हम दो प्रकार की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पहले फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, डैट इज इन सारे फोर्सेस जो प्रेजेंट हैं किसी भी बॉडी पे, इनसे कंजर्वेटिव फोर्सेस को हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम के केस में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव के केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफाइन नहीं होती है। सो जो सारे हमारे फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, तो उन ऑल फोर्सेस जो हैं उनको क्लासिफाइड कर लो कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इसके अलावा जितने फोर्सेस इस बॉडी में प्रेजेंट हो उसको हम कर दें आउटसाइड फोर्स, लिख दें उसको, ठीक, आउटसाइड फोर्स उसको बोल देते हैं। इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं और इसको आउटसाइड फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। सो अब जो टोटल वर्क होगा, हमें तो सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क लेना है, तो ये जो वर्क होगा वो तो सारे फोर्सेस के कारण होना चाहिए। सो जो टोटल वर्क कितना होगा, तो ये टोटल वर्क भी तो होगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, डेल डब्ल्यू सी प्लस डेल डब्ल्यू आउटसाइड, ये आउटसाइड फोर्सेस के कारण, और ये हमारा हो जाएगा डी के। अब देखो, अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के केस में हमने क्या पढ़ा है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख ले। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के केस में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो हमारा डेल डब्ल्यू होता है वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। सो जो अब वो इक्वेशन है डेल डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस डेल डब्ल्यू आउटसाइड फोर्सेस इक्वल टू डी के। इसका मतलब हुआ जो कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी पे वर्क कर रहे हैं और जो आउटसाइड फोर्सेस, इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकते हैं, वो जो फोर्सेस पे वर्क कर रहे हैं वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के केस में डेल डब्ल्यू को हम माइनस डी यू लिखते हैं। सो दिस इज डेल डब्ल्यू नॉट इजक्वल टू डी के। सो डेल डब्ल्यू नॉट इजक्वल टू डी के प्लस डी यू। सो डेल डब्ल्यू आउटसाइड इक्वल टू, इसे हम आउट लिख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज आउट, सो डी के प्लस यू। अब देखो, जो हमारे आउटसाइड फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, डैट इज़ अगर कोई हमारी बॉडी है उसमें जो हमारे, हम सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस को हटा लें और कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, मे बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या किसी भी तरह के जो फोर्सेस हैं, उनके कारण जो वर्क है वो डेल डब्ल्यू आउटसाइड है। अब हमारा अगर डेल डब्ल्यू आउटसाइड जो है वो ज़ीरो हो जाए, डैट इज़ जो सारे के सारे हमारे आउटसाइड फोर्सेस हैं, ठीक, उनके द्वारा अगर जो वर्क है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू डी के प्लस यू। इसका मतलब जो इस चीज़ में चेंज शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है, ज़ीरो। जो ये के प्लस यू चीज़ है, इसमें जो चेंज हो रहा है वो ज़ीरो, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है के प्लस यू, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, ये हमारा कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू ई, और इसको हमने बोल दिया इट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक। बट इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, क्या, डेल डब्ल्यू आउटसाइड इक्वल टू ज़ीरो, डैट इज़ उस बॉडी में केवल और केवल
कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क करने चाहिए। कितने भी फोर्सेस इस बॉडी पे वर्क करें, ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स ही हों। ठीक, अगर बाकी सारे के फोर्सेस जो हैं वो नॉन कंजर्वेटिव वगैरह जो भी सारे फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो जाएं, तो वो उनका वर्क भी कितना हो जाएगा, उनका वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ईजिली क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू आउटसाइड हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व हो जाएगी। ठीक, तो इन अ क्लोज्ड conservative system, the total mechanical energy of the system is conserved। ठीक, और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी बॉडी है उसमें खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो इसके बाद अगली वीडियो आएगी वो वेक्टर्स वगैरह में आएगी। ठीक है, सो थैंक यू।